पढ़ाई इंसान के सपनों को साकार करती है और नौकरी उन सपनों को जीने का मौका देती है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 24 जून 2025 के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर को, जहां पर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। बता दें आपको भी 2025 में यह सोमवार 23 जून को मनाया जाएगा। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित एक रिज़ॉल्यूशन ERES 57-277 समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण का जश्न मनाने के लिए ये किया जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच 2025 23 से 25 जून 2025 को समरकंद उज़्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आप अब याद रखेंगे समरकंद उज़्बेकिस्तान, जिसका विषय होगा यानी इसकी थीम है 2030 तक 5 वर्ष, एक सतत भविष्य के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना। आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपको 2025 का यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस फोरम 2025 समरकंद उज़्बेकिस्तान में मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा 23 से 25 जून तक। इसकी थीम है 5 इयर्स टू 2030 एक्सेलरेटिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये लाइन आपको बिल्कुल अब याद होनी चाहिए। यह सरकारी नेताओं और चिकित्सकों को प्रथाओं को साझा करने और संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए एक साथ लाता है। सक्षम, पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक संस्थानों को प्रदर्शित करके सुशासन को बढ़ावा देता है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, विशेष रूप से एसडीजी 16 को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। आइए अब एसडीजी की बात आ गई है तो आपको बताते हैं कि टोटल सस्टेनेबल गोल्स 17 हैं, जिनमें से आपको पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17वां है पार्टनरशिप फॉर गोल। तो अब 16वां भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो आपने न्यूज़ देखा है वो भी रिलेटेड है आपके एसडीजी 16 से। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एसडीजी 16 किससे संबंधित है, तो चार ऑप्शन में से आपको एक ये भी रहेगा, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ अब आप एसडीजी 14 को भी याद रखेंगे, जो लाइफ बिलो वाटर को बताता है, और 13 यानी क्लाइमेट एक्शन को। साथ ही साथ आप पहला, दूसरा, तीसरा भी याद रखेंगे कि एसडीजी 1 नो पॉवर्टी है, एसडीजी 2 जीरो हंगर है और एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि ओलंपिक डे यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया गया। आपको बता दें कि 23 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ था, यानी 131 साल पहले, और इसके फाउंडर का नाम था पियरे डी काउबर्टिन। आप याद रखेंगे, अब इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, पियरे डी काउबर्टिन। और साथ ही साथ फॉर्मेशन भी याद रखेंगे, 23 जून 1894। इसका हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। आप याद रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। आपको बता दें कि इनके जो प्रेज़िडेंट हैं उनका नाम है थॉमस बाक। थॉमस बाक का नाम भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस वर्ष की थीम अब इम्पोर्टेंट हो गई है, इस वर्ष की थीम है लेट्स मूव। याद रखेंगे आप, इस वर्ष की थीम है लेट्स मूव। अब आइए जान लेते हैं कि जून के इम्पोर्टेंट डेज़ कौन-कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 जून को ग्लोबल पेरेंट डे मनाया जाता है। वहीं 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। 5 जून, जो परीक्षाओं में हमेशा से पूछा जाने वाला सवाल है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको, और उसकी थीम है आपको बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वहीं वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस।
आपको बता दें कि जून 12 जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। 14 जून को भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था ब्लड्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन-सा एंटीजन होता है, कौन-कौन से डिसीज़ेज़ हो सकते हैं। आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके देखिए पहले। तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। वहीं 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया जाता है। आपको बता दें कि 19 जून को वर्ल्ड सिकल डे मनाया जाता है, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे और 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि थीम के साथ था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वहीं 23 जून जो कि आप आज देख रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे जिसकी थीम है लेट्स मूव। वहीं अगर 26 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया जाता है और 29 जून जो हर बार परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। आइए आगे बढ़ते हैं आपको अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर कि इंडियन नेवी में आईएनएस तमाल को कमीशन कर लिया गया है। यह एक तलवार क्लास फ्रिगेट है जो रशिया से लाया गया है। आपको बता दें कि आईएनएस तमाल जिसको कि तमाला के नाम से भी जाना जाता है, इसको कमीशन कर लिया गया 1 जुलाई 2025 को। आपको बता दें कि ये इंडिया का लास्ट इम्पोर्टेड वारशिप है। याद रखेंगे फर्स्ट और लास्ट आपसे एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आईएनएस तमाल जो है लास्ट इम्पोर्टेड वारशिप है। आपको ये भी याद रखना है कि इसका निर्माण रशिया के यांटर शिपयार्ड जो कि कालिनिंग्राड में है। आईएनएस तमाल जो है वो सेकंड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है क्रीवक 3 के बाद। बता दें कि 2 तलवार क्लास हैं जिसमें से एक है आपको क्रीवक 3 और दूसरा है आपका आईएनएस तमाल। आपको इसका डीन जो है ये भी याद रखना है 2016 में हुआ था। अब आपको साथ ही साथ ये भी जान लेना चाहिए कि ट्राई सर्विसेज़ यानी चीफ ऑफ ट्राई सर्विसेज़ और डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे नंबर के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वहीं नेवल स्टाफ का नाम है चीफ का एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अब ये तीनों नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए बढ़ते हैं आपको कि 2025 में कौन-कौन से शिप कमीशन हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर पहला स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन जो लाया गया था, उसका नाम था आईएनएस कलवरी। वहीं दूसरा का नाम था आईएनएस खांडेरी, तीसरे का नाम था आईएनएस करंज, आईएनएस वेला चौथा और साथ ही साथ 5वां था आईएनएस वागीर और छठा था आईएनएस वागसिर। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 शिप बनाए गए हैं। उसी तरह से अब आपको जो है प्रोजेक्ट 17 ए याद रखना है। तो प्रोजेक्ट 17 ए में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शिप को बनाना है, जिसमें से जो आईएनएस नीलगिरी है उसको कमीशन कर दिया गया है। ये भारत की पहली इंडिजिनियसली बिल्ट प्रोजेक्ट है 17th ए के अंदर और ये भी क्या है स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। स्टेल्थ फ्रिगेट्स का मतलब होता है जो रडार के अंतर्गत नहीं आए, यानी किसी भी रडार में इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको ये भी बता दें कि ये अराइव कर गया है विशाखापट्टनम को 22 जून 2025 को। इसका मोटो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि ये पहला 17 प्रोजेक्ट 17 ए का शिप है, तो आपको याद रखना है अदृश्य याबलम अजय शौर्यम। अब इस मोटो को भी आपको याद रखना है। बाकी के शिप्स अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप दूसरा का नाम ज़रूर याद रखिए कि आईएनएस हिमगिरी दूसरा शिप कमीशन होगा 17 ए के तहत। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर कि राजनाथ सिंह ने रिलीज़ किया है विंग्स टू आवर होप्स। एक किताब है जिसका नाम अब आप याद रखेंगे विंग्स टू आवर होप और ये वॉल्यूम 2 है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विंग्स टू आवर होप किसने रिलीज़ किया आपसे पूछा जाएगा तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा रिलीज़ किया गया। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। वहीं आपको बता दें कि ये एक कंपाइलेशन है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 51 स्पीचेज़ जो उन्होंने दिया है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये दोनों वर्ज़न में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और दूसरा हिंदी में भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं कि 2025 में आपके इम्पोर्टेंट बुक कौन-कौन से हैं। हाल ही में एक नया बुक भी आया है जिसको नाम याद रखना है आपका वुमेन्स लाइक इकोज़ ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान। ये लिखा गया है चौरा माकारेमी के द्वारा। याद रखिएगा चौरा माकारेमी के द्वारा ये लिखा गया है।
आपको बता दें कि विज़नरी लीडर जो है अनिल स्वरूप के द्वारा लिखा गया है। सोल ऑफ अयोध्या योगेश शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। इंडिजीनियस विज़डम रमेश घोलप के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल बनेगा आने वाली परीक्षाओं में। वहीं रिवाइविंग इंडियन रिवर्स राजेंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पाथ टू प्रॉस्पेरिटी वेरी इंपॉर्टेंट किताब जो विवेक देबरॉय के द्वारा लिखा। न्यू भारत स्टोरी संजीव सान्याल के द्वारा लिखा गया है। बैलेंसिंग द अर्थ वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। वहीं द इंडियन एज निर्मला सीतारमन के द्वारा लिखा गया है। इस बुक का भी नाम आप अब याद रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है जो आपके आने वाले प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि उत्तराखंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला योगा पॉलिसी, ताकि ये ग्लोबल वेलनेस कैपिटल बन सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। वहीं यहाँ के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। वहीं यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का फाउंडेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र ने भी एक लॉन्च किया है, जिसे माझी वसुंधरा 6.0 लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि माझी वसुंधरा 6.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? तो ये स्ट्रेंथन करेगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स को। इसका फोकस है 5 एलिमेंट्स पे, जिसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई। आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि वो 5 एलिमेंट कौन से हैं जिस पर कि वसुंधरा 6.0 फोकस्ड है, तो आप याद रखेंगे अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस और इन्होंने ही लॉन्च किया है यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम हैं, एकनाथ शिंदे और दूसरे का नाम है अजीत पवार, दूसरे का नाम है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व कौन-कौन से हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे हमेशा सवाल पूछा जाता है, वहीं इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था, वहीं यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। नंदा देवी भी आपको याद रखना है, 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है। उसी तरह वैली ऑफ फ्लावर आपको याद रखना है, ये भी उत्तराखंड में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में किया गया था और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार, ये सारे के सारे आपको देहरा उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स हैं। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व भी है। वहीं ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का जो है, वो यहीं से डिक्लेयर किया गया था। राजाजी टाइगर रिज़र्व है और साथ ही साथ कालागढ़ भी टाइगर रिज़र्व है। आपको बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिज़र्व को मान्यता 2018 में दी गई थी। तो बढ़ते हैं अब आगे के न्यूज़ की ओर, जहाँ पर कि इंडिया की माया राजेश्वरन ने क्लिंच किया है वुमेन सिंगल आईटीएफ J200, जो कि जर्मनी में हो रहा है। अब आपको याद रखना है माया राजेश्वरन का नाम। इन्होंने जर्मनी में हो रहा है आईटीएफ J200 में क्लिंच किया है वुमेन सिंगल, यानी कि ये जीत गई हैं इस टाइटल को। आपको बता दें कि ये मात्र 16 साल की हैं। 16 इयर्स की ये मैम हैं, जो जिनका नाम है माया राजेश्वरन। इन्होंने डिफीट किया है स्विट्ज़रलैंड की नोएला मांता को। आइए जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो टेनिस से संबंधित है। आपको बता दें कि टेनिस के 4 मुख्य टूर्नामेंट है, जिसको कि आप एएफडब्ल्यूयू के नाम से याद रख सकते हैं। पहला जो चैंपियनशिप होता है वो है ग्रैंड स्लैम का नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेलबोर्न पार्क में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और जो इसका कोर्ट का यूज़ किया जाता है उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। उसी तरह से फ्रेंच ओपन गैरोस स्टैड रोलैंड गैरोस में खेला जाता है, जो कि पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन लंदन यूके में सिचुएटेड है और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं यूएस ओपन न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसे भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, बाकी फ्रेंच क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इस साल की अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो इन्होंने मैडिसन कीज, जो यूएसए की रहने वाली हैं, उन्होंने जीता है।
आपको बता दें कि आर्याना सबलेंका को इन्होंने हराया है, ये भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे ये ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही फ़ेमस नाम है जो बेलारूस की रहने वाली है। वहीं बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी फ़ेमस है वो। साथ ही साथ पुतिन साहब के जिगरी दोस्तों में से एक हैं। फ्रेंच ओपन में मेन में जीता है कार्लोस अल्कराज ने और वहीं वुमेन में जीता है कोको गॉफ जो यूएसए की रहने वाली हैं। आपको याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया। जेनिक सिनर को हराकर इन्होंने इस खिताब को जीता। आपको बता दें कि विंबलडन अभी हुआ नहीं है तो इस पर कोई अपडेट नहीं है। आइए जान लेते हैं कुछ और टूर्नामेंट जो इटालियन ओपन मास्टर्स 1000 था उसको भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वहीं क्वींस क्लब चैंपियनशिप एटीपी 500 कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप मीरा एंड्रीवा ने जीता है और स्टटगार्ट यानी पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स जो है जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला स्लाइड। आपको यहाँ से सारे नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अंडर 23 खेला जा रहा था वहाँ पर इंडिया ने डबल टीम में टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें कि जो ये खिताब है वो इंडिया के द्वारा जीता गया है। आपको यहाँ से ये याद रखना है। आपको 5 पहलवान का नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। 5 पहलवान का नाम है निखिल, सुजीत, जयदीप, चंदर, मोहन और सचिन। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया टीम ने कौन से जगह पर अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है तो ये आपको याद रखना है वियतनाम में जीती है। आपको बता दें वियतनाम के बारे में तो वियतनाम को देखेंगे तो भारत से आप अगर ईस्ट की ओर जाएँगे तो आपको वियतनाम दिखेगा जो पैसिफिक ओशियन से लोकेटेड है। आपको बता दें कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। वहीं इसकी सबसे बड़ी सिटी का नाम है हो चिन मिन। आप याद रखेंगे इस नाम को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वियतनाम किस ओशियन से लगता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ओशियन पैसिफिक ओशियन से लगता है ये। आइए आपको बता दें कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो मार्च 25 से 30 अमान जॉर्डन में हुआ था, वहाँ पर मनीषा भनवाला ने फ्रीस्टाइल 62 केजी में गोल्ड मेडल जीता था। ये बात आपको दिमाग में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिसीव किया है डिजिटल पेमेंट अवार्ड। ये पेमेंट अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दिया गया है जिसकी चेयरमैन है निर्मला सीतारमण जी। आपको बता दें कि आईपीपीबी का फाउंडेशन 17 अगस्त 2016 को हुआ था और वहीं इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके सेक्रेटरी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी हैं विनीत पांडे। इनका भी नाम आपसे अब एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहां पर कि जसप्रीत बुमराह पहले एशियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 150 विकेट लिया है सेनास कंट्रीज में। आपको बता दें कि सेनास कंट्रीज का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जसप्रीत बुमराह कपिल देव के बाद भारतीय हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। साथ ही साथ अगर एशियन टीम्स की बात करें तो आपको कुछ नाम और भी याद रखना है। आपको याद रखना है वकार यूनिस का नाम, मुतैया मुरलीधरन का नाम और अनिल कुंबले का नाम। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने 64 इनिंग में ये कारनामा कर दिया, वहीं कपिल देव को 108 इनिंग लगे थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कीजिए। आपको आईपीएल अब रिवाइज़ करना पड़ेगा। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का 18वाँ एडिशन, इसे टाटा ने स्पॉन्सर किया था 2025 में। 22 से 3 जून तक खेला गया था जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। टोटल 74 मैच खेले गए जिसमें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत गया था। आपको बता दें कि रनर टीम का नाम था पंजाब किंग्स। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब सूर्य कुमार यादव को दिया गया जो मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। वहीं ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया बेहतरीन रन बनाने के लिए 767 रन इन्होंने पूरे इनिंग्स में बनाए। वहीं पर्पल कैप यानी बॉलिंग के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया जो गुजरात टाइटन के थे और इन्होंने कुल 25 विकेट लिए थे। आपको बता दें कि फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है।
ये भी बता दें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर शिवा सुब्रमण्यम रमन ने चार्ज लिया है पीएफआरडीए का। आपको बता दें कि पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो सुपरविजन करता है और रेगुलेशन करता है पेंशंस जो दी जाती है इंडिया में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। इसका फाउंडेशन 23 अगस्त 2003 में किया गया था और वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब इसके चेयरमैन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जो मैंने आपको बताया, शिवा सुब्रमण्यम रमन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो 2025 में हुए हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी के चेयरमैन अब अजय कुमार बन रहे हैं। वहीं तुहिन कांता पांडे सेबी के चेयरमैन हैं, मैं आपको बार-बार इसे रिवाइज़ करवाते रहता हूँ। वहीं शक्तिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के। विवेक जोशी इलेक्शनल कमिश्नर ऑफ इंडिया बन चुके हैं। वहीं जस्टिस बी आर गवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। मैंने इसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, जितने भी चीज़ों को मैंने बार बार आपको मैं रिवाइज कराते चला जा रहा हूँ। अगर आप पीछे के करंट अफेयर्स नहीं देखते आ रहे हैं, आज से भी अगर आप देखते हैं तो आपको एग्जाम्स निकालने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वहीं डॉक्टर पूनम सुरेश गुप्ता डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की बनाई। नटराजन चंद्रशेखर आईएमएफ एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बनाए गए हैं। वहीं शर्ले अरोरा बोची कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। राजीव मेमानी को प्रेसिडेंट बनाया गया है सीआईआई का, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के। आपको बता दें कि ये एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है, जो कि इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन करती है इंडिया में। आप याद रखेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी। तो ये थे मुख्य करंट अफेयर जो कल रात तक के सुर्खियों से बने थे। बार-बार रिवाइज़ कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।